नमस्कार बच्चों। जैसा कि मैंने आपको पहले 11th क्लास में पाठ पढ़ाया था, आपको गलता लोहा, जो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से समझाया था, वही पाठ मैं आपको समझा रही हूँ। तो इसमें मैं इसके लेखक हैं शेखर जोशी। पाठ आपके 5 है और गलता लोहा है। उसमें मैंने आपको बता दिया था कि उसमें 2 किरदार होते हैं, यानी कि 2 पात्र होते हैं। पहला है मोहन और दूसरा है धनराम। यहाँ पर इनकी जो जन्म है, इनकी जो मृत्यु है, उसके बारे में बताया गया है। अल्मोड़ा, उत्तरांचल, कौशिकी घटवार, 7 के लोग, दाजू, हलवाहा, नौरंगी बीमार, कहानी संग्रह और छत पेड़ की याद, शब्द चित्र संग्रह है। पहला सम्मान, पिछली सदी का 6वां दशक हिंदी कहानी के लिए युगांतकारी समय था। एक साथ कई युवा कहानीकारों ने अब तक चली आती कहानियों के रंग ढंग से अलग तरह की कहानियाँ लिखनी शुरू की और देखती देखती कहानी की विद्या साहित्य जगत के केंद्र में आ खड़ी हुई। उनकी और देखते देखते कहानी की विद्या साहित्य जगत के केंद्र में आ खड़ी हुई। उसके पूरे उठान को नाम दिया गया नई कहानी आंदोलन। इस आंदोलन के बीच उभरी हुई प्रतिभाओं में शेखर जोशी का स्थान अन्यतम है, यानी कि श्रेष्ठ है। उनकी कहानियाँ, नई कहानियाँ आंदोलन के प्रति प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं। समाज का मेहनतकश और सुविधाहीन तबका उनकी कहानियों में जगह पाता है। निहायत सहज एवं आडंबर ही भाषा शैली में वे सामाजिक यथार्थ की बारीकी नुक्तों को पकड़ते हुए, इनकी हर छोटी सी छोटी पकड़ को पकड़ते हुए और प्रस्तुत करते हैं। उनकी रचना संसार में गुजरते हुए समकालीन नवजीवन की बहुविधि विडंबनाओं को महसूस किया जा सकता है। ऐसा करने में उनकी प्रगतिशील जीवन दृष्टि और यथार्थ बोध का बड़ा योगदान रहा है। शेखर जी की कहानियाँ विभिन्न भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, पोलिश और रूसी में भी अनुदित हो चुकी हैं। उनकी प्रसिद्ध कहानी दाजू पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी हुआ है। गलता लोहा शेखर जी की कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है। समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली ये कहानी इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना भी कम है, वास्तविक अर्थ गांभीर्य उतना ही अधिक है। कि वो बोलते कम है लेकिन कार्यों को पूर्ण रूप से कर लेते हैं। और वास्तविकता जो स्वाभाविक रूप से होती है कि वर्तमान में जीने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो वर्तमान में ही अपने कार्यों को पूर्ण कर लेते हैं, तो इसलिए उसके अंदर वास्तविकता झलकती है। लेखक की किसी मुखर टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठ से गुजरते हुए हम ये देख पाते हैं कि एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन की किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जातीय अभिमान बेमानी हो जाता है। सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रखकर वह धनराम लोहार के ऑफर को पर बैठता है, यानी नहीं बैठता है, उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है। वहाँ बताया गया है कि जैसे धनराम लोहार का काम करता था तो वो उसका लोहारी के काम के अंदर वो बैठ तो जाता है, धनराम की सहायता भी करता है, लेकिन उसको पूर्ण रूप से उसके अंदर निखार भी लाता है, उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत पर आधारित निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कसों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करता प्रतीत होता है। उन्होंने कहा झूठे भाईचारे, यानी कि हम किसी से प्रेम बनाते हैं, किसी से दोस्ती करते हैं, किसी से मित्रता करते हैं, किसी को अपना भाई मानते हैं, लेकिन वो क्या है, सिर्फ दिखावे के लिए। यहाँ पर मोहन ने धनराम से जो दोस्ती की है वो दिखावे के लिए नहीं थी। उसने उसको भाईचारे के आधार पर माना है, उसको भाई माना है, तो उसको दिखावे के लिए नहीं माना है। उन्होंने सच्चे मन से उसको अपना भाई माना है और सच्चे मन से उसकी सहायता की है। भाईचारे की प्रस्तावना प्रतीत होती है मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा, और किस प्रकार से कि जिस प्रकार से लोहा गल जाता है और गलने के बाद में उसको जब तपाया जाता है और उसको एक आकार दिया जाता है, उसी प्रकार से मोहन भी इस तपते हुए भट्टी के अंदर से निकल करके एक लोहे के समान उसने भी पूर्ण रूप से आकार ले लिया है। तो बच्चों, मैं आपको ये पाठ पढ़ा रही हूँ। मोहन के पैर अनायास ही शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। उसके मन में किसी कोने में शायद धनराम लोहार के ऑफर की
वह अनुगुण शेष थी, जिसे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर आते हुए दूर से सुनता रहता था। निहाई पर रखे लाल गरम लोहे की पर पड़ती हथौड़े की थप-थप आवाज़, ठंडे लोहे पर लगती चोट से उठता ठनकता स्वर और निशान साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़े की खनक, जिन्हें वह दूर से ही पहचान सकता था कि मोहन के पैर। यहाँ पहले उन्होंने मोहन और धनराम के बारे में बताया कि जो मोहन शिल्पकार है धनराम, वहाँ पर लोहार का जो काम होता है वो लोहारी के काम में वहाँ पर कोई भी स्वर्ण जाति का जो व्यक्ति होता है वो वहाँ पर उनके अंदर नहीं आता है, उस टोले में नहीं आता है, क्योंकि वहाँ पर उनको अपमानित समझा जाता था। इसलिए फिर जब स्वर्ण जाति के लोग आते थे तो वो कब आते थे, जब उनको उन लोहार से थोड़ा बहुत काम हो तब, या लोहे से संबंधित काम हो तभी वहाँ पर आते जाते थे। लंबे बेट वाले हंसुए को लेकर वह घर से इस उद्देश्य से निकला था कि अपने खेतों के किनारे उगाई कांटेदार झाड़ियों को काट छाँट कर साफ कर आएगा। बूढ़े बंसीधर जी के बूते का अब यह सब काम नहीं रहा, यानी कि क्या जन्म भर पुरोहित के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया था, वह भी अब पैरों वैसे वहाँ कहाँ कर पाते हैं। यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते हैं, लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर अब उतना कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाता था। वह सुबह सुबह जैसे उनसे सहारा पाने की नीयत से ही उन्होंने गहरा निश्वास लेकर कहा था। यहाँ पर जो बंसीधर हैं, जो मोहन के पिता हैं, वो वृद्ध हो चले और वृद्ध होने की वजह से वो अपने पुरोहित का काम, जो पंडिताई का काम करते थे, वो पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहे और ना ही वो खेतों में जाकर के कटीली झाड़ियों को हटा सकते हैं। अर्थात उनके अंदर परिश्रम करने की क्षमता अब कम हो गई है और वो अब बुजुर्ग हो गए। इसीलिए मोहन ने अपने दराती ली थी और उस दराती के सहारे वो पेड़ पौधों को, छोटे छोटे पेड़ पौधे जो उग गए थे, झाड़ियाँ उग गई थी, उनको काटने का प्रयास करने के लिए वो गया था और उसकी उधार नहीं थी, इसी वजह से वो वहाँ पर उनको पूर्ण रूप से काट नहीं पा रहा था। आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना था। अब मुश्किल ही लग रहा है, ये 2 मील की सीधी चढ़ाई अब अपने बूते की नहीं, एकाएक ना भी नहीं कहा जा सकता, कुछ समय समझ में नहीं आता। अब बंसीधर को एक चंद्रदत्त नाम के व्यक्ति हैं, उनके यहाँ रुद्री पाठ करना था शिव जी का, लेकिन उनके सामने मुश्किल ये थी कि वह बुजुर्ग हो रहे थे और 2 मील से चढ़ाई थी, उस चढ़ाई पर वो पूर्ण रूप से चढ़ नहीं पाते थे, तो इसलिए एकाएक वो नहीं समझ पा रहे थे कि मुझे ये कार्य करना है या नहीं करना। इसलिए वो सोच ही रहे थे कि मोहन उनका आशय न समझता तो ऐसी बात नहीं, लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने का न उसे अभ्यास ही था और न वैसी गति। लेकिन वो पिता के समान न तो वो पाठ किया करता था, न ही उसके अंदर गति थी, न ही वो पंडिताई कर पाता था। पिता की बातें सुनकर भी उसने उनका भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया। जैसे हवा में बातें कर दी गई हो वैसे अनुत्तरित रह गया, कि उसको लग रहा था कि जैसे पिता ने जो बातें की है वो उसके लिए कुछ ही नहीं है, अनर्थ है, क्योंकि वो उनका भार हल्का नहीं कर पा रहा था। पिता का भार हल्का करने के लिए वे खेतों की ओर चला, लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेरते हुए उसे लगा कि वे पूरी तरह कुंद हो चुकी है, यानी कि उसकी धार पूर्ण रूप से नहीं है। इसलिए धनराम अपने बाएं हाथ में धोखनी फूंकता हुआ दाएं हाथ से मुट्ठी में गर्म लोहे के उलट पलट रहा था और मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनिस्तर के ऊपर बैठा उसकी कारीगरी को पार की निगाहों से देख रहा था। वो वहाँ से खेतों पर गया, जब उसने उसको दराती को हाथ लगाया तो उसकी धार तेज नहीं थी, इसलिए वो कहाँ गया, धनराम के टोले के पास गया और वहाँ पर उसको बड़ी कुशलता से वो देख रहा था कि धनराम लोहे को पीट रहा था उसके, और एक वो भट्टी में डाल करके उसको तपा रहा था और वहाँ उसी के पास जो मोहन था वो कनस्तर यानी कि पीपे के ऊपर बैठा हुआ था। मास्टर त्रिलोक सिंह हैं तो अब गुजर गए होंगे, मोहन ने पूछा। अब वो दोनों दोस्त हैं, काफ़ी समय से मिले हैं, इसलिए वो धनराम और मोहन आपस में बातें करते हैं और वो कहते हैं जो त्रिलोक सिंह जी मास्टर थे जो इनको पढ़ाते थे वो उनके चर्चा करते हैं और वो कहते हैं कि भाई आज अब तो वो नहीं रहे होंगे। धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई और जैसे ही उन्होंने मास्टर जी का नाम सुना उसकी आंखों में एक चमक आ गई, एक तेज आ गया। वह बोला, माँ साहब भी क्या आदमी थे लल्ला, अभी पिछले ही साल गुजरे हैं। सच कहूँ आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था। और दोनों हो कर हंस दिए, यानी कि दोनों खिलखिला कर हंस दिए। कुछ क्षणों के लिए वे दोनों ही जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लौट गए और वो अपनी अपनी मस्ती के अंदर बातें कर ही रहे थे और उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपनी दुनिया में यानी बचपन वाली दुनिया में लौट गए हों। गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कस खींचकर त्रिलोक सिंह स्कूल की 4 दीवारी में उतरते थे कि एक दुकान पर जाते
वहाँ पर वो जो बीड़ी सिगरेट जो भी उनको पीना होता या हुक्का पीना होता वो पीते और पीने के बाद में वो स्कूल के अंदर प्रवेश करते थे। थोड़ी देर पहले तक धमा चौकड़ी मचाते, उठा पटक करते और बांज के पेड़ों की ओर टहनियों पर झूलते बच्चों को जैसे सांप सूंघ जाता, अर्थात वो चुप हो जाते। कड़वे स्वर में वे पूछते, प्रार्थना कर ली क्या तुम लोगों ने? और वो गुस्से में आकर के उन बच्चों से पूछते कि तुम लोगों ने प्रार्थना कर ली क्या? ये जानते हुए कि यदि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान तक उनका समय स्वर पहुंचता। अब वो ये भी समझते थे कि अगर उनके घर में स्कूल में प्रार्थना हो जाती तो जिस दुकान पर जाकर के वो हुक्का पीते थे उस दुकान तक उनकी समय स्वर यानी एक साथ की गई प्रार्थना का स्वर उनको सुनाई देता। त्रिलोक सिंह घूर घूर कर एक एक लड़के को देखते हैं और वो घूर घूर कर एक एक लड़के को देखते हैं। फिर वहीं कड़क कर आवाज़, मोहन नहीं आया आज? और वो तुरंत उस मोहन के बारे में पूछते कि मोहन अभी तक नहीं आया क्या? मोहन उनका चहेता शिष्य था, प्रिय शिष्य था, पुरोहित खानदान का कुशाग्र बुद्धि का बालक, पढ़ने में ही नहीं गायन में भी बेजोड़, कि वो इस ब्राह्मण परिवार का बच्चा था और वो पढ़ने में भी होशियार था और साथ में वो गायन में भी अर्थात संगीत में भी अच्छा था। उसके बेजोड़ उसकी बराबरी का कोई और नहीं था। त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था और पूरे स्कूल का मॉनिटर यानी देखभाल करने वाला उसको बना रखा था। वही सुबह सुबह हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए का पहला स्वर उठाकर प्रार्थना शुरू करता था। और जो मोहन था वही स्कूल के अंदर पहले आता और सबसे पहले आकर के वही प्रार्थना को शुरू करता था। जैसे ही वो प्रार्थना को शुरू करता तो सभी बच्चे उसके साथ में प्रार्थना किया करते थे। मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह को बड़ी उम्मीदें थीं कि मास्टर जी मोहन को देख करके उनको लगता था कि ये बच्चा कुशाग्र बुद्धि का है तो ये एक ना एक दिन नाम जरूर कमाएगा, या अपने पिता का नाम ऊंचा करेगा। कक्षा में किसी छात्र को कोई सवाल न आने पर वही सवाल वे मोहन से पूछते और उसका अनुमान सही निकलता था। जब बच्चे को किसी क्लास के अंदर जब बच्चे को किसी को कोई सवाल नहीं आता था तो वही सवाल वो मोहन से पूछा करते थे, लेकिन मोहन उसका पूर्ण रूप से उत्तर दे दिया करता था, इसलिए उनका अनुमान भी ठीक निकलता था। मोहन ठीक ठाक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता था। तब वह एक फिसड़ी बालक को दंड देने का भार मोहन पर डाल देते थे। फिसड़ी यानी कमजोर बालक को जो दंड दिया जाता है उसका भार यानी कि उसका कार्यभार वो किसके ऊपर डाल देते थे? मोहन के ऊपर डाल देते थे कि मोहन ही इसको अब सजा देगा और मोहन ही इसको अब समझाएगा। पकड़ इसका कान और लगवा इसके 10 उठक बैठक, ये वे आदेश देते थे। धनराम भी उनके अनेक छात्रों में से एक था जिसने त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली मोहन के हाथों कई बार बेत खाए थे या कान खिंचवाए थे। हमजोली ने साथ में रहने हम उम्र के बच्चे के साथ मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने पर भी धनराम प्रारंभ से ही उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। मोहन से वो थोड़ा ईर्ष्या करता था, क्लासमेट था ना, उसके साथ का था, मित्र था और साथ में पढ़ता था, तो ईर्ष्या तो थी। ईर्ष्या इसलिए थी कि वो बच्चा होशियार था, कुशाग्र बुद्धि का था, प्लस साथ में ब्राह्मण का था, तो इसीलिए उसको थोड़ा डर भी रहता था, थोड़ा ईर्ष्या भी थी। लेकिन डर और ईर्ष्या उसकी जब खत्म हो जाती थी, जब उसको समझ में आ जाता था भाई इसकी जाति का नहीं है, इसके मुकाबले का ये नहीं है और इसके किसी भी कार्य के अंदर ये बाधा नहीं पहुँचाएगा, यही सोच करके धनराम संतुष्ट हो जाया करता था। इसका एक कारण शायद ये था कि बचपन से ही मन में बैठा दी गई जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा। वो समझ जाता कि ये मेरा प्रतिद्वंदी नहीं है, मेरी स्पर्धा में आगे बढ़ने वालों में से नहीं है, बल्कि वह इसे मोहन का अधिकारी समझता था और धनराम इसको मोहन का अधिकारी समझता था। बीच बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का ये कहना है कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल और उसका नाम ऊंचा करेगा। और जो मास्टर जी थे वो यही कहा करते थे कि मोहन एक दिन बड़ा आदमी बनेगा और बड़ा आदमी बन करके स्कूल का नाम ऊंचा करेगा। धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश ही नहीं रखता था। और धनराम वह गांव के दूसरे खेतिहर मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे तक की स्कूल का मोह देख पाया, यानी कि तीसरी क्लास तक ही वो स्कूल में पढ़ सका। त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार ही उस पर विशेष ध्यान देते थे। कमज़ोर बच्चा था तो कमज़ोर बच्चे होने की वजह से वो त्रिलोक सिंह मास्टर जी थे उस पर विशेष ध्यान नहीं देते थे, वो सिर्फ ध्यान देते थे जो होशियार बच्चे होते थे उन पर। एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछ लिया, धनवा तेरे का
का पहाड़ा सुना दो। और उन्होंने पूछ लिया कि भाई तू तेरे का पहाड़ा याद है तो सुना। 12 तक का पहाड़ा तो उसने किसी तरह याद कर लिया था, लेकिन 13 का ही पहाड़ा उसके लिए पहाड़ हो गया था। कि 12 तक के तो पहाड़े धनराम को याद थे, लेकिन जो 13 का पहाड़ा था वो उसको याद नहीं था। और 13 का पहाड़ा ही उसको कठिन लग रहा था, किसके समान, पहाड़ के समान, अर्थात उसको याद नहीं हो रहा था। 13 एकम 13, 13 दूनी 24, सटाक यानी कि उसको एक चांटा पड़ता है एक छड़ी की, एक संटी उसके पिंडलियों पर माँ साहब ने लगाई, और एक जो लकड़ी पेड़ की टहनी थी, लकड़ी गीली, उससे उन्होंने उसके पैरों पर दे मारा और वे टूट गई, और वो उससे टूट गई। गुस्से में उन्होंने आदेश दिया, जा नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़ कर ला, फिर तुझे 13 का पहाड़ा याद कराता हूँ। और मास्टर जी ने उसको कहा कि जा वहाँ पे तालाब के किनारे जाकर के एक लकड़ी तोड़ के ला, और वहाँ से जो लकड़ी लेके आएगा उससे ही तुझे मार मार करके मैं क्या कराऊंगा, 13 का पहाड़ा याद कराऊंगा। तो बच्चों, ये मैंने पेज नंबर 58 तक आपको ये पाठ पढ़ाया है। आप इसको पढ़िए, समझिए, अगर नहीं समझ में आए तो फिर वापस आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।